एक उपाय हो सकता है। देखिए, इस तरह के सुसाइड को समझने का सबसे अच्छा तरीका, मैं आपको पहले एक केस स्टडी समझाता हूँ जो मैंने इमाइल दुर्खइम का जिक्र किया। तो उसको यूं समझिए कि मान लीजिए एक शहर है जिसका नाम है एक्स, एक शहर है इसका नाम वाई, एक शहर है जिसका नाम है जेड मान लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए ये बात चल रही है 2012 की, ये बात चल रही है 2015 की, ये बात चल रही है 2018 की, मान लीजिए। दुर्खइम ने 19वीं सेंचुरी में रिसर्च की थी, तो उस रिसर्च का मेथड कुछ ऐसा रखा उसने। और उसने कहा कि अगर हम देखें तथ्यों को, मान लेते हैं कि एक्स शहर में 2012 में 70 आत्महत्याएं हुई, शहर वाई में मान लीजिए 120 हुई, और शहर जेड में मान लीजिए 250 सुसाइड्स हुए, है ना। जो बड़े शहर होते हैं, मेट्रोपॉलिटन शहर होते हैं, उनमें सुसाइड ज़्यादा होता है, छोटे शहरों में कम, गांवों में लगभग नहीं के बराबर। गांव में होगा तो बहुत बड़े संकट की वजह से होगा, वरना आमतौर पर नहीं होगा। ट्राइबल सोसाइटी में तो 0 के आसपास दर मिलेगी, क्योंकि वहाँ वो चीज़ें उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती भी समझ में आ जाएगा। दुर्खइम ने बड़ा अच्छा रोचक तथ्य बताया कि अगर इसमें 2012 में 70 हुई हैं तो 15 में शायद यहाँ पर 75 हुई होंगी, और 2018 में शायद यहाँ 68 हुई होंगी। यहाँ हो सकता है कि अगले साल 118 हुई हो, और उसके अगले साल हो सकता है 123 हुई हो। यहाँ 250 थी तो अगले साल हो सकता है कि 244 हो जाए, अगले साल हो सकता है कि 260 हो जाए। बहुत रोचक है। उसने कहा ध्यान देने की बात यह है, हर शहर में हर साल आत्महत्याओं की संख्या लगभग बराबर है। और साथ साथ उसने ये भी कहा कि दूसरी गौर करने की बात इसमें यह भी है कि ध्यान से देखें तो हर शहर में हर साल आत्महत्याओं की संख्याएं एक दूसरे से अलग अलग है। यानी 2012 में यहाँ 70 है, यहाँ 120 है, यहाँ 250 है, 2015 में 75 है, 118, 244 है। लेकिन एक ही शहर में देखेंगे तो अलग अलग वर्षों में आप पाएंगे कि आत्महत्याओं की संख्याएं लगभग बराबर हैं। और इसलिए उसने कहा कि यदि आप सोचते हैं कि आत्महत्या का संबंध केवल व्यक्ति से है तो आप गलत सोचते हैं। ये व्यक्ति का मसला नहीं है, ये समाज का मसला है। एक खास समाज एक खास संख्या में आत्महत्याओं की परिस्थितियां तैयार करता है, और इसलिए लगभग हर देश में लगभग हर साल आत्महत्याओं की दर लगभग बराबर रहती है। और इसलिए ये केवल इंडिविजुअल साइकोलॉजी का मसला नहीं है। कमज़ोर मन के लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जो बहुत इमोशनल है आत्महत्या कर लेते हैं, बेकार की बातें हैं। कमज़ोर के मन के लोग तो हर समाज में होते हैं, इमोशनल लोग तो हर समाज में होते हैं, डरपोक लोग तो हर समाज में होते हैं। अगर हर समाज में, तो हर समाज में आत्महत्याओं की दर बराबर क्यों नहीं है? अलग अलग धर्मों में, अलग अलग लोकेलिटीज़ में आत्महत्याओं की दर बराबर क्यों नहीं है? इसका मतलब ये मामला केवल व्यक्ति के मनोविज्ञान का नहीं है, और इसे केवल व्यक्तिगत मनोविज्ञान का मामला समझना एक ऐसी भूल है जो अक्सर हम लोग करते हैं, और इस चीज़ से बचना ज़रूरी है। मैं आपको ये समझाने का प्रयास करता हूँ कि दरअसल आत्महत्या क्यों होती है। ध्यान से देखें इस चीज़ को। देखिए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, ठीक है, आप अपने आप को रख सकते हैं, किसी और को रख सकते हैं, उस व्यक्ति को दिमाग में बीच में रख लीजिए। अब क्या होता है कि इसके आसपास बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, हम सबके आसपास परिस्थितियां होती हैं, और वो परिस्थितियां हमेशा जीवन में अच्छी नहीं होती। जीवन में कभी कभी खराब परिस्थितियां होती ही हैं। किसकी खराब परिस्थितियां नहीं होती हैं? कभी ऐसा हो सकता है कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो जाए, फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाए, पैसे नहीं है उसके पास मैनेज करने के लिए, क्या करे? उधार मिलना बंद हो गया, इतनी आर्थिक स्थिति खराब है उसकी। कभी हो सकता है उसके खिलाफ कोई केस लग जाए, लीगल डिस्प्यूट हो जाए, और कोर्ट के चक्कर काट काट के परेशान हो जाए। कभी हो सकता है कि उससे घर में किसी व्यक्ति की डेथ हो गई, परिवार के मेंबर की, जिससे वो बहुत प्रेम करता था, और वो उस सदमे को सहन नहीं कर पा रहा है। हजार स्थितियां हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि उसने एग्जाम में बहुत तैयारी की थी, पर एग्जाम में फेल हो गया, नहीं झेल पा रहा उस फेलियर को। ऐसा हो सकता है कि उसकी फिजिकल कंडीशन या हेल्थ ऐसी है कि उसको एक ऐसी बीमारी हो गई है जो बीमारी लाखों में एक आध व्यक्ति को होती है, और संयोग से हो गई है। उस वजह से उसका जीवन अपने आसपास के बाकी व्यक्तियों की तुलना में काफ़ी खराब जीवन है, और वो लगातार बेचारा रात दिन उसको लेकर परेशान रहता है कि मैं इस चीज़ से कैसे पार पाऊँ।
ये भी हो सकता है कि उसके आसपास के लोग उसकी बुलिंग करते हो। बुलिंग का मतलब सब लोग किसी को चिढ़ाने लग जाएं कि अरे तू तो छोटा है, अरे तू तो मोटा है, बॉडी शेमिंग करें, अरे तू तो सुंदर नहीं है, अरे तू तो गोरा नहीं है, तू तो काला है, तू तो ये है, तू तो वो है, इस तरह की बातें करें। और ये कह के उसको मतलब उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है, सेल्फ एस्टीम जो होती है, उसको खत्म कर दें उसकी। ये हो सकता है। हजारों फैक्टर्स हैं। हम में से किसी का जीवन परफेक्ट नहीं है, हम में से किसी के जीवन में हर चीज अच्छी नहीं है। हमारे आसपास ऐसी शक्तियां हमेशा रहती हैं, कम मात्रा में, ज्यादा मात्रा में। जब समय खराब आता है तब ये स्थितियां ज्यादा हो जाती हैं, जब समय ठीक चलता है उस समय स्थितियां कम होती हैं। तो एक तो है व्यक्ति, एक है उसके आसपास ऐसी स्थितियां जो उसे परेशान करती हैं। स्थितियां तो परेशान करती हैं सभी को, लेकिन सभी सुसाइड नहीं करते। तो एक चीज है परिस्थितियां, एक चीज है कि उस व्यक्ति का इन चीजों से लड़ने का मैकेनिज्म कैसा है। इसको हम कह सकते हैं डिफेंस मैकेनिज्म कैसा है, कि अगर मेरे खिलाफ बहुत सारे मोर्चे खुल जाएंगे तो मेरा इन सब चीजों से लड़ने का डिफेंस मैकेनिज्म, मेरा सुरक्षा चक्र कैसा है, यह भी तो एक सवाल है। और यदि मेरा सुरक्षा चक्र ठीक है तो मुझ पर उन चीजों का उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना फर्क किसी दूसरे व्यक्ति पे पड़ सकता है। तो बेसिकली यदि मैं आपको कहना चाहूं कि आत्महत्या क्यों होती है, इगोइस्टिक या डिस्ट्रेस वाली आत्महत्या क्यों होती है, जब कोई व्यक्ति परेशान होकर आत्महत्या कर लेता है, क्यों करता है, उसकी वजह सिर्फ ये है, या तो उसके आसपास ऐसी परिस्थितियां बहुत ज्यादा हो गई हैं जो उसे परेशान कर रही हैं, या फिर उसका डिफेंस मैकेनिज्म उतना मजबूत नहीं है जितना मजबूत उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए होना चाहिए था। अलग अलग कॉम्बिनेशन से परिस्थितियां बहुत खराब हैं, डिफेंस मैकेनिज्म उनसे भी ज्यादा मजबूत है, तो उसे कुछ नहीं होगा। किसी का डिफेंस मैकेनिज्म इतना कमजोर है, परिस्थिति हमेशा अच्छी रही, जरा सी परिस्थिति खराब हुई, क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म था ही नहीं, वो संभाल ही नहीं पाएगा। कल्पना कीजिए कोई ऐसा बच्चा जो बहुत नाजों से पला हो, घर में बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड होता है ना, जिसको हर चीज में, बच्चा अगर गिर भी जाए तो अरे बाप रे बाप खरोच ना लग गई हो बच्चे को, इतना दुलारते हैं उस बच्चे को, उसको लगने लगता है कि पूरी दुनिया उसी के लिए बनी है। जिस बच्चे को पेरेंट्स ने खरोच भी नहीं लगने दी है, दरअसल उस बच्चे को पेरेंट्स ने तैयार कर दिया है कि वो जीवन में जब भी फेल हो तुरंत आत्महत्या कर लेगा। उससे कोई गलत नहीं बोलता था बच्चे को, सब ठीक से बात करते थे। एक बार स्कूल में एक दोस्त ने उस बच्चे को गलत तरीके से बोल दिया, पेरेंट्स लाठी भाला लेकर स्कूल पहुंच गए, प्रिंसिपल को हड़का दिया कि हमारे बच्चे को कैसे बोल दिया। उस बच्चे के दोस्त को डांटा गया, पूरी क्लास के बच्चे सहम गए कि इसको कुछ नहीं बोलना है, किसी ने कुछ नहीं बोला। कहाँ तक संभालेंगे? जब वो कॉलेज में पढ़ेगा, बाहर जाएगा विश्वविद्यालय में, वहां तो बोलेंगे लोग, गालियां भी देंगे, झगड़े भी होंगे, मार पिटाई भी हो जाएगी। और जिस बच्चे में झेलने की क्षमता बिल्कुल नहीं थी ना, जिस दिन पहली बार रिजेक्शन मिलेगा, जिस दिन वो किसी को प्रेम से कहेगा कि मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है, क्या तुम मुझसे बात करोगी, या लड़की है तो क्या तुम मुझसे बात करोगे, और सामने वाला कहेगी ना यार भाई मुझे तुमसे बात करना अच्छा नहीं लगता, और ये बच्चा इस रिजेक्शन को झेल ही नहीं पाएगा, और नहीं झेल पाएगा तो रात दिन घुटता रहेगा, और उसके बाद कुछ ऐसा कदम उठा लेगा, पेरेंट्स समझ ही नहीं पाएंगे हुआ क्या था। और दूसरी तरफ कुछ कैसे बच्चे होते हैं, विशेष रूप से जो गरीब घरों में पले होते हैं, विषम सामाजिक स्थितियों में पले होते हैं, उन बच्चों की बात अलग किस्म की होती है। गांव के बच्चे हैं, स्कूल पैदल जाते हैं, रास्ते में ट्रैक्टर जा रहा है उस पर चढ़ जाए, कोई दूसरा वाहन जा रहा है उस पर चढ़ जाए, कहीं कूद गए, गन्ने के खेत में घुस के गन्ना खा लिया, मौज मस्ती से जीवन जी रहे हैं। रास्ते में झगड़ा हो गया, मार पिटाई भी हो गई, एक दिन पिट के आए, 2 दिन पीट के आ गए, वो सब करते रहते हैं। 4 गालियां खा के आते हैं, 8 गालियां दे के आते हैं। और ये बच्चे जब जाते हैं कहीं आगे चलकर शहर से बाहर, अपने गांव से बाहर, इन्हें बहुत फर्क नहीं पड़ता। ये किसी को बोलते हैं कि भाई तुम मुझे पसंद हो, सामने वाला बोले लेकिन तुम मुझे पसंद नहीं है, तो बोले भाड़ में जा, कोई बात नहीं, तू नहीं कोई और सही, किसी और को देखेंगे। 7 अरब लोग दुनिया में हैं, तुम ही हो क्या, किसी और को देख लेंगे। समस्या इसके सामने भी आई, रिजेक्ट इसको भी किया गया है, लेकिन इसका जो मैकेनिज्म है डिफेंस का, जिसको आजकल कोरोना के युग में कहते हैं कि भाई कोरोना जब आएगा तब आएगा, अपनी इम्यूनिटी तो बढ़ाओ। ये इम्यूनिटी केवल कोरोना से लड़ने के लिए नहीं होती है,
डिप्रेशन से, एंजाइटी से, चिंता से, अवसाद से लड़ने के लिए भी एक इम्यूनिटी होती है, और ये इम्यूनिटी वही डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमारे आसपास होना चाहिए। ये डिफेंस मैकेनिज्म केवल मैं नहीं बना सकता हूँ अपने लिए, मेरा डिफेंस मैकेनिज्म बनाने में मेरे साथ मेरे परिवार के लोग, मेरे दोस्त भी हेल्प करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर मेरा डिफेंस मैकेनिज्म कितना अच्छा है इससे तय होगा कि मैं कितना अपने आप को बचाने की स्थिति में हूँ। ऐसी परिस्थितियों किस हद तक मैं झेलने की स्थिति में हूँ, मैं कठिन से कठिन परिस्थिति में सर्वाइव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये तय हुआ इस चीज से कि मेरा डिफेंस मैकेनिज्म मेरे आसपास की परिस्थितियों से लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए, झगड़ने के लिए किस मात्रा में तैयार है।